हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं जिसमें आपको आगे के एपिसोड जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डिस्क्लेमर। ये चैनल कहानी स्टोरी टेलिंग पर आधारित है। सारी कहानियां कल्पना, लोक कथाओं और फिक्शन से प्रेरित होती हैं। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इन्हें वास्तविक जीवन की सलाह या सच्चाई न समझें। ब्रह्मांड विस्फोट संघ, अध्याय 476। धूम। एक के बाद एक भयंकर विस्फोटों की आवाजें गूंज उठीं। उस विशाल शून्य में बिजली की कड़कड़ाहट मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही थी, जिसने एक लाल ताबूत को चारों ओर से घेर लिया था। वह ताबूत गहरे काले रंग की लकड़ी से बना था, लेकिन बिजली के प्रहारों के बीच उससे रक्त की धाराएं बह रही थीं, जिसने पूरे ताबूत को लाल रंग में रंग दिया था। उससे सड़न की एक तीव्र दुर्गंध आ रही थी। शून्य में ऐसी चीज कैसे हो सकती है? क्या ये दिव्य मानव कबीला का कोई पुराना सदस्य है? शेरू ने चौंकते हुए कहा। शून्य में ऐसी वस्तु का दिखना अत्यंत अशुभ संकेत था। मुझे नहीं लगता। ये ताबूत बहुत पुराना नहीं है, मुश्किल से कुछ 100 साल पुराना होगा। लेकिन इससे खून क्यों बह रहा है? आर्यवीर ने संदेह में अपनी भौहें सिकुड़ीं। यदि उसने ये सुनिश्चित न कर लिया होता कि ताबूत के भीतर किसी जीवित व्यक्ति का आभास नहीं है, तो उसे लगता कि कोई अंदर छिपा है। लेकिन यदि अंदर कोई जीवित नहीं था, तो ये दिव्य आपदा हेवनली ट्रिब्यूलेशन कैसे सक्रिय हुई? ठहरो, क्या ऐसा हो सकता है? अरे बाप रे! आर्यवीर ने अपनी आंखें फाड़ते हुए आश्चर्य से कहा, क्या ये ताबूत खुद इस दिव्य आपदा का सामना कर रहा है? क्या? शेरू हक्का बक्का रह गया। महारानी अंबिका भी थोड़ी हैरान थीं। वह गंभीर मुद्रा में उस ताबूत को देख रही थीं। एक निर्जीव ताबूत भला दिव्य आपदा से कैसे लड़ सकता था? धूम। अचानक एक विशाल सुनहरी बिजली ने शून्य को चीर दिया। ये वह प्राचीन प्रलय थी जिसका सबको इंतजार था, और वह अपनी विनाशकारी शक्ति के साथ सीधे ताबूत के ढक्कन पर गिरी। धमाका! एक जोरदार आवाज के साथ ताबूत में छेद हो गया और भारी मात्रा में रक्त बाहर छलक पड़ा। ताबूत हवा में उछलकर दूर जा गिरा। हालांकि उसी क्षण ऐसा लगा जैसे किसी चीज ने उसे रोक लिया हो और उसकी गति धीमी हो गई। तभी कांच टूटने जैसी एक कड़कड़ाती आवाज आए और ताबूत के पास उस काले अंतरिक्ष में एक विशाल छेद बन गया। एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी उस शून्य में समा गई। उसी समय वह ताबूत उस विशाल छेद से बाहर निकलकर ओझल हो गया। यह क्या? आध्यात्मिक ऊर्जा! आर्यवीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उस छेद से एक भयानक खींचने वाली शक्ति सक्शन फोर्स निकली और उन सबको अपनी चपेट में ले लिया। आर्यवीर और अन्य लोगों के पास विरोध करने की शक्ति नहीं थी। समुद्र के भंवर की तरह वे सभी अपने मार्ग से भटक गए और उस विशाल छेद में समा गए। अगले ही पल वह छेद धीरे धीरे बंद हो गया और अंधेरे ने उसे निगल लिया। वह विशाल शून्य फिर से सन्नाटे में डूब गया। डॉट डॉट डॉट। इस समय तक आर्यवीर और उसके साथी शून्य से बाहर निकल चुके थे। उन्हें अपने चारों ओर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, उनके सामने हरे भरे पहाड़, साफ पानी की नदियां, घने जंगल और प्राचीन इमारतों के समूह थे। ये दृश्य दिव्य भूमि और बाकी महाद्वीपों जैसा ही था। यह क्या हो रहा है? क्या हम वापस आ गए? शेरू उलझन में था, लेकिन फिर उत्साहित हो गया ये सोचकर कि वह साधना की दुनिया कल्टिवेशन वर्ल्ड में वापस आ गया है। आर्यवीर ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये जगह निश्चित रूप से वह पुरानी दुनिया नहीं थी। वह जानता था कि समय के हिसाब से वे इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच सकते थे। साथ ही यहाँ की ऊर्जा पंचतत्व पर्वत जैसी तो थी, पर दिव्य भूमि जितनी प्रचुर नहीं थी। क्या ये साधना की दुनिया नहीं लगती? यहाँ की हवा में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा है। शेरू को जल्द ही आभास हुआ और उसने संदिग्ध होकर कहा। उसकी नाक बहुत संवेदनशील थी, वह हवा के झोंके से भी खतरे को भांप लेता था। ये सुनकर आर्यवीर ने अपनी आत्मिक शक्ति सोल स्ट्रेंथ से आसपास की ऊर्जा को महसूस किया। वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ यहाँ एक और ऊर्जा मौजूद थी, जिसे ग्रहण करने पर उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर और अधिक मजबूत हो रहा है। वाह, लगता है ये जगह काफी दिलचस्प है। खैर, कम से कम हम सुरक्षित तो हैं। आर्यवीर मुस्कुराया। अब स्थान भेदक मंत्र की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। गनीमत थी कि वे शून्य से बाहर निकलकर यहाँ सुरक्षित उतर गए थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई रोलर कोस्टर की सवारी कर रहा हो और अचानक सुरक्षा बेल्ट टूट जाए, लेकिन तभी रास्ते में एक ताबूत आए जो रास्ता ही बदल दे और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। कोई आ रहा है। उसी समय आर्यवीर और महारानी अंबिका ने सिर उठाकर दूर क्षितिज में देखा। धूम। हवा को चीरने की आवाजें सुनाई दीं। उन्होंने देखा कि काले कपड़ों में दर्जनों आकृतियां लंबी छड़ियों पर सवार होकर उनकी ओर बड़ी तेजी से आ रही थीं। ये दृश्य देखकर आर्यवीर और पूजा की आंखें फटी रह गईं। जादूगर, हैरी पॉटर! पूजा ने आश्चर्य में अपने हाथ से मुंह ढक लिया। आर्यवीर भी चकित था। हालांकि वे लोग झाड़ू के बजाय छड़ियों पर उड़ रहे थे, लेकिन उनकी पोशाक और उड़ने का अंदाजा बिल्कुल फिल्मों के जादूगरों जैसा था। अरे तेरी, लगता है ये लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। इनके इरादे नेक नहीं लग रहे।
शेरू चिल्लाया और भागने के लिए तैयार हो गया। नहीं, ये हमारे लिए नहीं आ रहे, आर्यवीर ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा। ये समूह किसी चीज के लिए आपस में ही लड़ रहा था। हाँ, आखिरकार मिल ही गया। उनमें से एक जोर से हंसा। रक्त ताबूत के साथ चंद्र महल फिर से प्रकट होगा। भाइयों, मुझ पर एक कृपा करो, मुझे बस 3 चंद्र कुंजियां चाहिए। एक युवक सबसे आगे बढ़ा और चिल्लाया। उसके बगल में एक दूसरे आदमी ने उपहास करते हुए कहा, हे तुम कितने अहंकारी हो। एक रक्त ताबूत से केवल 5 कुंजियां निकलती हैं और तुम्हें 3 चाहिए। तुम नरक में क्यों नहीं जाते। इतना कहकर उस आदमी ने मोमिंग्युआन नाम के व्यक्ति पर घूंसा तान दिया। मोमिंग्युआन ने फुंकार भरी। उसका शरीर धातु जैसी परतों स्केल्स से ढक गया और उसका हाथ एक मशीनी धातु के हाथ में बदल गया। उसने उस वार को रोका। खटाक, धातु के टकराने की आवाज के साथ चारों ओर चिंगारियां उठीं। दोनों में से किसी का पलड़ा भारी नहीं रहा और वे फिर से आगे की ओर दौड़ पड़े। ये किस तरह का जादू है। आर्यवीर हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। शेरू भी भ्रमित था। उसने कहा, छोटे बालक, उन दोनों के हाथ अभी तुम्हारे लौह पुरुष आयरन मैन जैसे क्यों लग रहे थे। ये जगह साधारण नहीं है। आर्यवीर ने सिर हिलाया। उसे लगा जैसे उसने बचपन में कोई सुपरमैन जैसा रूपांतरण देखा हो। उसे समझ आया कि यह एक विशेष कला थी जिसमें आध्यात्मिक ऊर्जा और उस दूसरी रहस्यमयी ऊर्जा का मेल था। सर्र उसी समय कई आकृतियां आर्यवीर के पास से गुजरी और नीचे जंगल की ओर बढ़ीं। रास्ते से हटो। अचानक उनमें से एक ने भारी आवाज में चिल्लाया। उसके रास्ते में आर्यवीर और बाकी लोग आ रहे थे। उसने तुरंत अपनी कमर से तलवार निकाली और उन पर वार कर दिया। आर्यवीर ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत, मुझ पर हमला करने की जुर्रत, बेवकूफ़ इंसान। धूम। आर्यवीर ने हल्के से अपनी हथेली घुमाई। उसकी हथेली से निकली हवा एक प्रचंड समुद्री लहर की तरह उस व्यक्ति से टकराए। धमाका। उस व्यक्ति को ऐसा लगा जैसे वह किसी लोहे की दीवार से टकरा गया हो। वह हवा में उछल गया और उसकी उड़ने वाली छड़ी नीचे गिर गई। बाकी लोगों ने ये देखा और रुक गए। ये कौन है। ये किस तरह का युद्ध कौशल था। ये डोंग परिवार के युद्ध रत्न जैसा क्यों लग रहा है। क्या ये हवा से हमला कर सकता है। डोंग परिवार का रत्न, वह तो गायब हो चुका था। क्या ये हो सकता है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनकी आंखों में चमक और लालच आ गया। वे आर्यवीर को शिकार की तरह देखने लगे। ... उस समय आर्यवीर अपने हाथ पीछे बांधे गर्व से खड़ा था। शेरू अभी भी भागने की मुद्रा में था। पूजा डरी हुई थी क्योंकि वह एक साधारण इंसान थी और उसे नहीं पता था कि ये लोग आर्यवीर से ज्यादा ताकतवर हैं या नहीं। केवल महारानी अंबिका शांत थीं। वह एक अप्सरा की तरह आर्यवीर के बगल में खड़ी मुस्कुरा रही थीं। उन युवकों ने इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। हे। अचानक आर्यवीर ठंडी हंसी हंसा। उसने महारानी अंबिका की कमर पर हाथ रखा और उन लोगों की ओर तीखी नजरों से देखा। अपनी आंखें नीची रखो, वरना मुझे उन्हें फोड़ने में देर नहीं लगेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वे युवक क्रोधित हो गए। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो। हमने इतने सालों में प्रथम राज्य में तुम जैसे अनजाने चेहरे नहीं देखे। इससे पहले कि मैं रक्षकों अनफोर्सर्स को संकेत भेजूं, बेहतर होगा कि तुम आत्मसमर्पण कर दो। तुम्हें पता होना चाहिए कि बिना अनुमति के सीमा पार करना मौत की सजा है। रक्षक आए तो तुम्हारा बुरा अंत होगा। अपनी कीमती चीजें हमारे हवाले कर दो और इस स्त्री को यहाँ छोड़ दो, तो शायद हम तुम्हें जाने दें। आर्यवीर को हंसी आ गई। उसने सिर हिलाया। कितना दिलचस्प है। हम अभी पहुंचे ही हैं और हमें लूटा जा रहा है। दोस्तों, हमारा भाग्य एक जैसा है। हम एक ही रास्ते के राही हैं। एक ने उपहास किया, कौन तुम्हारा साथी है। हम प्रथम राज्य के निवासी हैं, तुम बस एक बाहरी हो। तुम गलत समझ रहे हो। जब मैंने साथी कहा तो मेरा मतलब था कि मैं भी यहाँ लूटने ही आया हूँ। आर्यवीर मुस्कुराया और उसने अपना डार्क हैवी बस्टर स्वॉर्ड कंधे पर रख लिया। अब ब्रह्मांड विस्फोट संघ की लूट का समय है। सब अपने हाथ सिर पर रखो और नीचे बैठ जाओ। धूम। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके शरीर से एक जबरदस्त दबाव प्रेशर निकला जिसने उन युवकों को लगभग कुचल ही दिया। क्या ये कैसा युद्ध कौशल है। वे युवक घबरा गए। उन्हें लगा कि यह आर्यवीर की तलवार की शक्ति है। हालांकि उनका शरीर काफी मजबूत था, इसलिए वे दबाव महसूस करने के बावजूद डटे रहे। आर्यवीर थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा था कि ये लोग उसके आत्मिक दबाव से ही ढेर हो जाएंगे, लेकिन उनकी शारीरिक शक्ति काफी अधिक थी। अरे भाई, इन लोगों में धातु तत्व की बहुत तेज महक आ रही है, जो सामान्य 5 तत्वों से कहीं ऊपर है। शेरू चिल्लाया। 5 तत्वों से ऊपर की धातु ऊर्जा। आर्यवीर ने सोचा, क्या तुम धातु दिव्य ऊर्जा की बात कर रहे हो। उसने शेरू से पूछा। शेरू ने सिर हिलाया। नहीं, ये दिव्य ऊर्जा से नीचे है, लेकिन सामान्य आध्यात्मिक ऊर्जा से ऊपर। मैंने इसका नाम दैवीय घोड़ा चीज डिवाइन हॉर्स थिंग रखा है। क्या फालतू बात कर रहे हो।
आर्यवीर उसे पीटने ही वाला था कि शेरू वहां से भाग निकला। तुझे बाद में देखूंगा, आर्यवीर ने चेतावनी दी और फिर उन युवकों की ओर मुड़ा। तुम क्या देख रहे हो? एक तुच्छ चींटी को मुझे सीधे देखने का हक नहीं है। बकवास बंद करो, इसे खत्म करो और रक्त ताबूत पर कब्जा करो। उन लोगों ने हमला करने की तैयारी की। आर्यवीर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम गलत सोच रहे हो। मैं तुम्हें सीधे नहीं देख रहा, मैं तो तुम्हें नीची नजरों से देख रहा हूं। धूम! आर्यवीर के पैरों के नीचे बिजली कड़की। किसने कहा कि तुम मुझे सीधे देख सकते हो? अपना सिर उठाओ और सम्मान से ऊपर की ओर देखो। वह चिल्लाया और आसमान में उड़ गया। उसने अपनी तलवार उठाई, जो काली लपटों से घिर गई थी, और आसमान से उन पर प्रहार किया। यह क्या है? वे युवक बुरी तरह डर गए और पीछे हटने लगे। उन्होंने कभी ऐसी भयानक आग नहीं देखी थी। धूम! जैसे ही वे पीछे हटे, काली लपटों ने पूरे आसमान को ढक लिया और उन्हें निगल लिया। चीखें चारों ओर गूंज उठीं। नीचे जंगल में मोमिंग्युआन और अन्य लोग जो रक्ताबूत के पास पहुंचे थे, आसमान की ओर देखकर दंग रह गए। तभी उन काली लपटों के बीच से बिजली की तरह चमकता हुआ एक व्यक्ति उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक चतुर मुस्कान थी। वह आर्यवीर था। देवियों और सज्जनों, आर्यवीर ने अपनी विशाल तलवार उन दर्जनों लोगों की ओर तानी। अब ब्रह्मांड विस्फोट संघ की लूट का समय शुरू होता है। सब अपने हाथ सिर पर रखो और बैठ जाओ। वह रक्त ताबूत अब मेरा है। अध्याय 477 लूटपाट। पहले तो सब स्तब्ध रह गए, फिर उनके माथे पर बल पड़ गए और वे आर्यवीर को जान से मार देने वाली नजरों से घूरने लगे। आर्यवीर ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ऐसे मत देखो। तुम्हारे लोगों ने पहले मुझे लूटने की कोशिश की थी। अब अगर मैं बदले में तुम्हें लूटूं तो ये बहुत ज्यादा तो नहीं है ना? कितना अहंकारी व्यक्ति है। किसी ने ठंडी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। एक अन्य व्यक्ति का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, इस बात को छोड़ भी दें कि उन लोगों का हमसे कोई लेना देना नहीं है, पर तुमने अभी लूटपाट शब्द कहकर हम सबका अपमान किया है। हे, हमें उसे लूटपाट कहने की जरूरत ही क्यों है? नौजवान, तुम अनजाने से लगते हो। मुझे डर है कि तुम प्रथम राज्य के नहीं हो। गुप्त रूप से सीमाओं को पार करने के लिए तुम्हें पहले ही मौत की सजा मिल चुकी है। अगर हम तुम्हें मार भी दें तो ये पूरी तरह उचित होगा, लूटना तो दूर की बात है। दोस्तों, आप सबने इस व्यक्ति की शक्ति देखी है। क्यों न हम रक्त ताबूत की लड़ाई को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और पहले इस व्यक्ति से निपटें? देवंश नाम के युवक ने सुझाव दिया। उन सब ने अभी आर्यवीर के तरीके देखे थे और वे उससे काफी डरे हुए थे। यदि वे एकजुट नहीं होते तो उससे निपटना मुश्किल होता। मैं सहमत हूँ। ये व्यक्ति निचली दुनिया से आया एक तुच्छ प्राणी है। इसने गुप्त रूप से सीमा पार की और हमें चुनौती देने की हिम्मत भी की। अगर हम इससे नहीं निपटे तो बाहर खबर जाने पर हमारी नाक कट जाएगी। किसी ने सहमति में सिर हिलाया। बाकी लोगों ने भी हामी भरी। हालांकि वे बोले नहीं, लेकिन उनकी हरकतें सब कुछ बयान कर रही थीं। सब पूरी तरह से आर्यवीर की ओर मुड़ गए। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े और उनके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी। वे किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार थे। ओह, तो तुम संख्या के बल पर मुझे डराना चाहते हो? आओ आओ, मैं सिर्फ एक हाथ से तुम सबसे लड़ूंगा। आर्यवीर लापरवाही से मुस्कुराया। उसने अपना बायां हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिया, जैसे वह उन्हें छूट दे रहा हो। उसकी इस हरकत ने वहां मौजूद कुछ गर्म मिजाज लोगों को तुरंत आग बबूला कर दिया। अहंकारी, तुम खुद मौत को दावत दे रहे हो। इसे मार डालो। उनमें से कुछ गुस्से से भर गए। उनके शरीर अचानक चमकने लगे और उनके मांस और रक्त में बदलाव होने लगा। एक पल में उनके हाथों की ऊपरी खाल सिकुड़ने लगी और धातु जैसे कवच में बदल गई। उनमें से एक के धातु वाले हाथ पर बिजली कड़क रही थी, जबकि दूसरे के हाथ पर आग की लपटें थीं। धूम! उन्होंने अपने पंजों से जमीन को धक्का दिया और जमीन तुरंत फट गई। उनके शरीर तोप के गोलों की तरह आर्यवीर की ओर लपके। ये देखकर बाकी लोग भी एक साथ हमले के लिए बढ़े। इन लोगों की आभा और अलग अलग थी, लेकिन एक बात समान थी कि उनके केवल हाथ ही धातु में बदले थे और सबके रंग अलग अलग थे। आर्यवीर ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और उत्सुकता से उन्हें परखने लगा। उसका बायां हाथ, जो उसकी पीठ के पीछे था, पहले से ही एक राजसी ताओवादी ले डाओ स्ट्राइम को समेटे हुए था। उसके सिस्टम के किंग ऑफ टफ एक्टिंग फिस्ट 20,000 पॉइंट्स वाला प्रहार तैयार था। धमाका! लगभग उसी समय हमला करने वाले पहले कुछ लोग एक भयानक ऊर्जा के साथ उस पर टूट पड़े। उनके हाथ पूरी तरह से धातु बन चुके थे। बिजली और आग के साथ उन्होंने आर्यवीर पर वार किया। हे दिलचस्प! आर्यवीर ठंडी हंसी हंसा और उसने अपने दाहिने हाथ में डार्क हैवी बस्टर स्वॉर्ड उठाए। सावधान! उन लोगों के चेहरे तुरंत जम गए और वे बचने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसी पल आर्यवीर का बायां हाथ, जो पीठ पीछे था, अचानक बाहर निकला। हवा में तुरंत एक विशाल सुनहरा घूंसा बन गया, जिससे एक चमकती सुनहरी रोशनी निकल रही थी। एक ऐसी दबंग आभा के साथ जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर देने वाली लग रही थी। वह घूंसा सब कुछ कुचल देने के लिए आगे बढ़ा।
गड़गड़ाहट। पलक झपकते ही सबसे आगे बढ़ रहे लोग उस सुनहरे प्रहार की चपेट में आ गए। उनके मुंह से खून के फव्वारे छूटे और वे टूटी हुई पतंग की तरह हवा में उड़ गए। क्या? पीछे आ रहे दर्जनों लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। लेकिन आर्यवीर का प्रहार अभी खत्म नहीं हुआ था। वह धरती हिला देने वाली ताकत के साथ आगे बढ़ता रहा और रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल दिया। धमाका, धमाका, धमाका। तुरंत दर्जनों लोग हवा में उछल गए। यह एक अद्भुत नज़ारा था, परंतु आर्यवीर खुद थोड़ा हैरान था। यदि वह साधना की दुनिया में होता तो 20,000 पॉइंट्स वाला ये प्रहार फॉर्मेशन सिंथेसिस चरण के शिखर पर पहुंचे योद्धाओं के भी परखच्चे उड़ा देता। लेकिन यहाँ ये लोग केवल गंभीर रूप से घायल हुए थे, मरे नहीं थे। ये तो वैज्ञानिक नहीं है। क्या मेरा ये प्रहार लपटों जितना प्रभावी नहीं है? आर्यवीर ने माथा सिकोड़ा। उसने सोचा कि शायद इसका कारण यहाँ के नियम हैं। यहाँ ताओवादी मंत्र कमजोर पड़ रहे थे, जबकि विशेष अग्नि डिविएंट फ्लेम्स अधिक शक्तिशाली लग रही थी। उसे याद आया कि अग्नि लपटें असल में लड़ाकू ऊर्जा कॉम्बैट ची वाले महाद्वीप से आई थीं। ये लोग भी युद्ध कौशल की बातें कर रहे थे, तो शायद यहाँ वही शक्तियाँ ज्यादा काम करती थीं। सर, ये सोचते ही आर्यवीर बिजली की गति से उन लोगों के सामने जा पहुंचा। हालांकि वे मरे नहीं थे, पर वे बुरी तरह घायल होकर खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। आर्यवीर को पास आते देख कुछ के चेहरे डर से पीले पड़ गए। एक ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, नीच! तुमने कहा था कि तुम एक हाथ का इस्तेमाल करोगे, लेकिन तुमने हम पर छिपकर हमला किया। धिक्कार है तुम पर। मैंने अभी एक ही हाथ का इस्तेमाल किया था, है ना? आर्यवीर व्यंग्य से हंसा और अपनी भारी तलवार घुमाते हुए आगे बढ़ा। धमाका। तलवार की एक ही चोट से उस व्यक्ति की छाती बैठ गई और वह मौके पर ही ढेर हो गया। हे, अगर मैंने छिपकर हमला किया भी तो क्या? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? मैं कैसे लड़ना चाहता हूँ यह मैं तय करूंगा। असल बात यह है कि तुम इतने कमजोर हो, फिर मुझ पर हमला करने का साहस कहाँ से आया? आर्यवीर किसी शैतान की तरह मुस्कुराया। सभी जमीन पर पड़े थे। उनके हाथों की धातु गायब हो चुकी थी। वे इस युवक की शक्ति देखकर सुन्न थे जो अकेले 100 लोगों से लड़ सकता था। चलो, सब चुपचाप लेटे रहो। जो मेरे सवालों का जवाब देगा वह जिंदा बचेगा। आर्यवीर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। पहला, ये कौन सी जगह है? दूसरा, उस रक्त ताबूत का इतिहास और काम क्या है? तीसरा, अपनी साधना पद्धति बताओ। चौथा, क्या मैं सुंदर हूँ? पांचवा, चौथा सवाल बहुत जरूरी है। ... क्षण भर के लिए सब सन रह गए। सबके चेहरों पर उलझन थी। उन्हें लगा जैसे आर्यवीर मजाक कर रहा हो। तुम्हें नहीं पता ये कौन सी जगह है? तो फिर यहाँ पहुँचे कैसे? तुम्हें ताबूत का इतिहास नहीं पता, तो इसके लिए लड़ क्यों रहे हो? और तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम सुंदर हो या नहीं? सब एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा आर्यवीर उनका मजाक उड़ा रहा है। ओह, कोई जवाब नहीं देगा। वाह, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ। चलो, मैं तुम्हें ऊपर पहुँचाने में मदद करता हूँ। आर्यवीर ने अपनी तलवार ऊपर उठाई। ये देखते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। एक ने जल्दी से कहा, महाराज, ये लोहा राज्य का प्रथम राज्य है। दूसरे ने उत्तर देने की होड़ लगाई, स्वामी, ये रक्त ताबूत हर 500 साल में एक बार आते हैं। हर ताबूत से 5 चंद्र कुंजियां निकलती हैं, जो चंद्र महल में प्रवेश करने का रास्ता हैं। 2 मुख्य सवालों के जवाब मिल गए। बाकी लोग बेचैन हो गए। एक महिला की आंखें चमकी और वह चिल्लाई, स्वामी, आप बहुत सुंदर हैं, सच में बहुत सुंदर। बगल वाला आदमी और भी फुर्तीला निकला। उसने बिना सोचे समझे अपना साधना शास्त्र कल्टिवेशन स्क्रॉल निकाला और आर्यवीर के सामने दोनों हाथों से पेश करते हुए कहा, महाराज, यह मेरी साधना विधि है। कृपया इसे स्वीकार करें। ये देखकर बाकी भी चिल्लाने लगे, महाराज, यह मेरा शास्त्र है। मेरा वाला बेहतर है, ये इंटरमीडिएट ब्रोंज रैंक का है। इसकी मत सुनिए, मेरा वाला एडवांस्ड ब्रोंज रैंक का है। सबने अपने धातु के स्क्रॉल निकाल लिए जो काफी आधुनिक लग रहे थे। तुम सब डरपोक कचरा हो। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई। सब चौंक गए। वह देवंश था। क्या देवंश आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेगा? सब हैरान थे। आर्यवीर ने अपनी आंखें सिकुड़कर उसे देखा। देवंश ने दांत पीसते हुए उठने की कोशिश की और अपने कपड़ों में हाथ डाला। अगले ही पल उसके सीने से कई स्क्रॉल नीचे गिरे। उसने हाथ जोड़कर गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यहाँ 5 ब्रोंज रैंक के उच्च स्तरीय शास्त्र और 2 सिल्वर रैंक के शास्त्र हैं। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन आपके लिए मेरा सम्मान समुद्र की लहरों की तरह उमड़ रहा है। इसलिए मैं इन्हें आपको भेंट करना चाहता हूँ। धत्तेरी की। सबके मन में एक ही बात आई, कितना बेशर्म है ये। ओह, तुम मेरे प्रशंसक हो। तुम्हारी नज़र अच्छी है, नौजवान। आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए देवंश की ओर देखा। देवंश ने राहत की सांस ली और माफी मांगते हुए मुस्कुराया। ठीक है, तुम सब जा सकते हो। आर्यवीर ने हाथ हिलाया। सबको जैसे नया जीवन मिल गया हो। वे धन्यवाद महाराज चिल्लाते हुए वहां से भागे।
जो भाग नहीं सकते थे वे रेंगने लगे, जो रेंग नहीं सकते थे वे लुढ़कने लगे। वे बस उस शक्तिशाली राक्षस से दूर जाना चाहते थे। ... तभी महारानी अंबिका और बाकी लोग वहां पहुंचे। छोटे बालक, मान गए। मेरा अंदाजा तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही था, शेरू ने ज्ञानी बनने का नाटक करते हुए कहा। पर इस बार किसी ने उसे भाव नहीं दिया। पूजा ने पूछा, भाई क्या पता चला? ये जगह कहाँ है? हम अभी लोहा राज्य में हैं। ये प्रथम राज्य है, आर्यवीर ने बताया। यहाँ के लोग धातु की ऊर्जा, जिसे ताइजिन ऊर्जा कहते हैं, उससे साधना करते हैं। ये दुनिया दिव्य भूमि जितनी ही शक्तिशाली लगती है, पर डरने की कोई बात नहीं है। उसने बताया कि यहाँ साधना के स्तर के हिसाब से शरीर पर कवच बनते हैं, जैसे ब्रोंज कवच या सिल्वर कवच। महारानी अंबिका ने पूछा, अब आगे क्या करना है? आर्यवीर मुस्कुराया, हमें अपनी दुनिया में वापस जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे और स्थान भेदक मंत्र बनाने होंगे। इसके लिए उसे अपने सिस्टम को वर्जन 10.0 पर अपग्रेड करना था। उसके पास काफ़ी पॉइंट्स जमा थे। सिस्टम अपग्रेड शुरू करो, उसने मन में आदेश दिया। डिंग, अपग्रेड शुरू। वर्जन 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10 सफल। कुल 24,80,000 पॉइंट्स खर्च हो गए। आर्यवीर का दिल बैठ गया, उसकी मेहनत की कमाई एक झटके में उड़ गई। चलो छोड़ो, अब मंत्र बनाने की विधि दिखाओ। जैसे ही उसने सिस्टम स्टोर में मंत्र बनाने की सामग्री देखी, उसे खून के आंसू आ गए। सिस्टम, क्या मजाक है? इतनी दुर्लभ चीजें, 10,000 साल पुराने कुत्ते का खून, 10,000 साल पुराने फूल की ओस, अमर काली हड्डियों की राख, ये सब कहाँ मिलेगा? छोटे बालक, क्या हुआ? मंत्र बनाओगे या सिर्फ डींगे मारोगे? मुझे भूख लग रही है, शेरू ने पास आकर टोक दिया। अचानक आर्यवीर की आंखों में एक चमक आई। उसने शेरू को सिर से पैर तक देखा। 10,000 साल पुराने कुत्ते का खून तो ठीक मेरे सामने खड़ा है। अध्याय 478। आर्यवीर के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, शेरू इधर आओ। क्या? शेरू ने अपनी आंखें फाड़ दी और बेहद सतर्क हो गया। सालों तक पिटने और सताए जाने के अनुभव से वह तुरंत समझ गया कि आर्यवीर की इस मुस्कान में कुछ तो गड़बड़ है। आर्यवीर ने कहा, कुछ नहीं, इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ बहुत स्वादिष्ट खिलाऊंगा। शेरू बोला, नहीं। अरे यार, तुम मना कैसे कर सकते हो? तुम हाल ही में काफ़ी पतले हो गए हो। लगता है आर्यावर्त अर्थ में तुमने ठीक से खाना नहीं खाया। जल्दी आओ और अपने शरीर को थोड़ा पोषण दो। आर्यवीर ने शेरू के मोटे शरीर को देखकर बड़े दुख के साथ कहा, फालतू की बातें मत करो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अगर हिम्मत है तो यहीं से फेंक दो, शेरू ने कहा। हालांकि उसे लगा कि कुछ गलत है, लेकिन खाने का नाम सुनकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। आर्यवीर मुस्कुराया, ये चीज़ फेंकी नहीं जा सकती। यह एक नया पकवान है जिसका नाम 9 स्वर्ग शीतल नीलम परम बस्ट मिल्क टी है। फेंकने पर यह बिखर जाएगी। मिल्क टी। शेरू की आंखें चमक उठीं और लार टपकने लगी। उसने पूजा की ओर देखा और पूछा, बहन, मुझे तुम पर भरोसा है। क्या ये सच कह रहा है? क्या इसे फेंका नहीं जा सकता? पूजा हक्की बक्की रह गई और उसने सिर हिला दिया। हाँ, इसे फेंका नहीं जा सकता, ये गिर जाएगी। आओ। शेरू अचानक दहाड़ा और उत्साह में आर्यवीर की ओर दौड़ पड़ा। वह खुशी से बोला, जल्दी निकालो, मैं आ गया। ठीक है। आर्यवीर मुस्कुराया। जैसे ही उसने शेरू को अपनी ओर आते देखा, उसने अपना हाथ हिलाया और अपनी जांघ के पास से एक सुनहरा बड़ा चाकू निकाला। सर, ये देखकर शेरू के चेहरे का रंग उड़ गया। वह अचानक रुक गया और दहशत में बोला, धत तेरी की। तुम क्या कर रहे हो? मिल्क टी कहाँ है? मैं चाकू नहीं खाता। डरो मत, मुझे बस थोड़ा सा खून चाहिए। खून निकालने के बाद मैं तुम्हें मिल्क टी दे दूंगा। आर्यवीर हंसा और चाकू लेकर आगे बढ़ा। बाप रे, मुझे अब नहीं पीनी, पास मत आना, हटो। शेरू ने तुरंत सिर घुमाया और भागने लगा। वह बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन वह आर्यवीर के बहुत करीब था। जैसे ही वह मुड़ा और कुछ कदम भागा, आर्यवीर ने उसे दबोचकर जमीन पर पटक दिया। वह छोटा कुत्ता टॉय पूडल अभी भी शेरू के सिर पर बैठा लयबद्ध तरीके से हिल रहा था। उसने आर्यवीर को देखा और मुस्कुराया। हे अमरदेव, आप भी आ रहे हैं। मैं आपके लिए जगह बनाता हूँ, चलिए साथ चलते हैं, कहीं और जाकर खेलो। आर्यवीर ने उस कुत्ते को एक हाथ से पकड़ा और दूर फेंक दिया। फिर उसने वह बड़ा चाकू शेरू के सिर पर रख दिया। शेरू पागलों की तरह छटपटाया और चिल्लाया, छोटे बालक, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारे साथ आग और पानी से गुजरा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खून निकालने की? मैं मरना पसंद करूंगा पर झुकूंगा नहीं। अपनी बकवास बंद करो और सीधे लेटे रहो। मुझे स्थान भेदक मंत्र बनाने के लिए 10,000 साल पुराने भेड़िए का खून चाहिए। क्या तुम वापस साधना की दुनिया में नहीं जाना चाहते? आर्यवीर ने गंभीरता से कहा। क्या? मंत्र बनाने के लिए? नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। शेरू तुरंत चिल्लाया। तड़ाक।
आर्यवीर ने उसके सिर पर एक थप्पड़ मारा और उसे घूरते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जाना चाहते हो या नहीं। बात यह है कि मैं जाना चाहता हूँ। बस चुपचाप सहयोग करो और वह खून मेरे हवाले करो। आओ। शेरू जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू और नाक से पानी बहने लगा। वह चिल्लाया, रुको छोटे बालक, 1 मिनट रुको, मुझे तुम्हें कुछ सच बताना है। आर्यवीर ने चाकू रोक दिया। क्या बात है? शेरू ने एक गहरी आह भरी और गंभीरता से कहा, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो मुझे तुम्हें सच बताना ही होगा। असल में मैं एक कुत्ता हूँ, भेड़िया नहीं। ओह, सही कहा, और मुझे 10,000 साल पुराने कुत्ते का खून ही चाहिए। आर्यवीर ने सिर हिलाया और फिर से चाकू शेरू के सिर की ओर ले गया। शेरू हक्का बक्का रह गया। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें भेड़िए का खून चाहिए। मैंने अभी गलती से बोल दिया था। असल में मुझे कुत्ते का खून ही चाहिए। अगर विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें मंत्र की विधि दिखा सकता हूँ। आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। शेरू गुस्से से भर गया। वह पागलों की तरह छटपटाया और चिल्लाया, भाड़ में जाओ, मुझे छोड़ो, मैं भी अभी झूठ बोल रहा था। मैं भेड़िया हूँ, कुत्ता नहीं। ओह, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे गाली दे रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं चाकू नहीं चला सकता? आर्यवीर ने अपनी भौहें चढ़ाईं। हालांकि शेरू का शरीर इतना कठोर था कि साधारण चाकू से उसका खून निकलना मुश्किल था, लेकिन आर्यवीर जानता था कि अगर वह दूसरे तरीके अपनाए तो वह उसे घायल कर सकता था। ये सुनकर शेरू दहशत में आ गया और जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। सहयोग? आर्यवीर को मजा आया और उसने धीमी मुस्कान के साथ पूछा, तो बताओ तुम कैसे सहयोग करना चाहते हो? असल में मेरे पास कुछ 10,000 साल पुराना खून रखा है, पर ज्यादा नहीं है। तुम्हें कितना चाहिए? शेरू ने हार मानते हुए गंभीरता से पूछा। आर्यवीर ने उसे छोड़ दिया और सिर हिलाते हुए कहा, तुम समझदार हो। एक मंत्र के लिए 3 बूंदें चाहिए। मुझे पहले 30 बूंदें दे दो। 30 बूंदें? धत, इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही डालो। शेरू गुस्से में था और जमीन पर उछल पड़ा। उसे लगा 30 बूंदें बहुत ज्यादा हैं। कम से कम 20 बूंदें तो चाहिए ही ना। इससे कम नहीं हो सकता। आर्यवीर मुस्कुराया, नहीं, 10 बूंदें, मैं केवल 10 बूंदें दे सकता हूँ। तुम्हारे पास कुल कितना है? ज्यादा नहीं है। ठीक है, बकवास बंद करो। 10 बूंदें ही सही, अगर कम पड़ा तो मैं तुमसे और ले लूंगा। आर्यवीर ने सिर हिलाया और शेरू के साथ और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसके लिए शेरू का सामान उसका अपना ही सामान था। खून की कमी, बहुत बड़ा नुकसान। शेरू ने सिर हिलाया और दुखी मन से खड़ा हो गया। उसने अपना पंजा हिलाया और अपने पेट को छुआ। अगले ही पल उसके पेट से रोशनी निकली और एक गुप्त द्वार जैसा खुल गया। उसने अपना पंजा हिलाया और 2 मीटर से ज्यादा ऊंचा एक लकड़ी का ड्रम निकाला और उसे धप से जमीन पर रख दिया। फिर उस ड्रम का ढक्कन खोला गया। वह कुत्ते के खून से भरा हुआ था और उससे बहुत तेज गंध आ रही थी। डिंग, 10,000 साल पुराने कुत्ते का खून मिला। क्या आप इसे निकालना चाहते हैं? सिस्टम की आवाज आर्यवीर के दिमाग में गूंजी। आर्यवीर का चेहरा काला पड़ गया और उसने शेरू को घूरा। 10 बूंदें? तुम्हारे पास खून का इतना बड़ा ड्रम छिपा है और तुम मुझे सिर्फ 10 बूंदें देना चाहते थे? शेरू ने ऐसे नाटक किया जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। उसने अंगूठे के आकार की एक छोटी शीशी निकाली और सावधानी से ड्रम के किनारे से खून भरने लगा। कमीने, आर्यवीर तुरंत सिस्टम से बोला, इस ड्रम का सारा खून मेरे लिए निकाल लो। एक बूंद भी मत छोड़ना। गणना के अनुसार पूरे ड्रम का खून निकालने के लिए 100 एक्टिंग टफ पॉइंट्स लगेंगे। क्या आप जारी रखना चाहते हैं? हाँ, सर। अचानक आर्यवीर के शरीर से एक रहस्यमयी शक्ति निकली। एक अदृश्य हाथ की तरह उसने शेरू के सामने रखे उस ड्रम को लपेटा और पलक झपकते ही वह गायब हो गया। खून निकाल रहा शेरू सन रह गया। उसने अपने सामने हाथ हिलाया और भ्रमित होकर पूछा, वह ड्रम कहाँ गया? आर्यवीर ने सिर हिलाया, हाँ, ड्रम कहाँ गया? शेरू, तुम ये कौन सी चाल चल रहे हो? क्या तुम मुझे 10 बूंद खून भी नहीं दोगे? ... ओह, ड्रम कहाँ गया? शेरू को होश आया और वह तुरंत गुस्से से भर गया। भाड़ में जाए सब, मैंने अभी उसे यहाँ रखा था। वह इतना बड़ा ड्रम कहाँ चला गया? ऐसे कैसे गायब हो सकता है? किसने किया ये? बाहर आओ, सामने आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिन दहाड़े मेरा माल चुराने की? बाहर आओ और मुझसे लड़ो। शेरू ने खाली जंगल में चारों ओर देखते हुए दहाड़ लगाए। क्या मेरा खून चोरी हो गया? किसने किया? आर्यवीर ने तुरंत हैरान होने का नाटक किया। मुझे नहीं पता। कमीने ने बहुत ही नीच तरीका अपनाया। शेरू गुस्से में दिख रहा था। आर्यवीर ने सिर हिलाया और सांत्वना देने के लिए शेरू के कंधे को थपथपाया। छोड़ो भी, जाने दो। जिसने ये किया होगा वह बहुत शक्तिशाली होगा। जरूरी यह है कि तुम सुरक्षित हो। क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? आर्यवीर की इस अचानक चिंता को देखकर शेरू ठिठक गया। मैं ठीक हूँ, यह अच्छी बात है। शेरू, पैसा और सामान तो आता जाता रहता है।
जरूरी यह है कि तुम ठीक रहो, समझे? आर्यवीर ने सिर हिलाते हुए कहा। शेरू का दिल भर आया। उसने भावुक होकर कहा, मैं समझ गया। मुसीबत में ही सच्चे दोस्त की पहचान होती है। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी परवाह करते हो। मैंने तुम्हें गलत समझा। इस बारे में बात मत करो। हम इतने सालों के दोस्त हैं। सब कुछ मेरे दिल में है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। आर्यवीर ने अपना हाथ हिलाया और अपने सीने पर हाथ रखा। शेरू भावुक होकर सिर हिलाने लगा। अब हम क्या करेंगे? खून तो चोरी हो गया। हम वापस कैसे जाएंगे? क्या मैं अपना ताज़ा खून निकालूं? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें सच में घायल होते हुए कैसे देख सकता हूँ? छोड़ो, मैं खुद कोई रास्ता निकाल लूंगा। कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन, उद्धरण चिन्ह, कोई लेकिन वेकिन नहीं। संक्षेप में, मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा। आर्यवीर ने दृढ़ चेहरे और ऐसी आवाज में कहा जिसमें इनकार की गुंजाइश नहीं थी। शेरू की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि आर्यवीर ही उसका असली दोस्त है। कितना भला आदमी है। उसके दिल में मेरे लिए इतनी जगह है। मुझे उसे पत्थर दिल नहीं कहना चाहिए था। ठीक है, अब मैं बाकी सामग्री का जुगाड़ करता हूँ। आर्यवीर ने सोचा, अब उसे सिर्फ 10,000 साल पुराने फूल की ओस्ट चाहिए थी जो आसानी से मिल सकती थी। पर अमर काली हड्डियों की राख और अमर सफ़ेद हड्डियों की राख क्या थी? महारानी अंबिका हैरान रह गईं और बोली, अविनाशी राख, अटर्नल एशेज। हाँ अंबिका, क्या तुम इसके बारे में जानती हो? आर्यवीर ने पूछा। महारानी अंबिका ने सिर हिलाया। दिव्य भूमि में अमर देवताओं की हड्डियों को अमर हड्डियां कहा जाता है। क्या ये राख किसी अमर देवता की हड्डियों की राख हो सकती है? क्या? आर्यवीर सन्न रह गया। अगर सच में अमर देवता की राख चाहिए तो मुश्किल होगी। मुझे नहीं पता कि इस जगह कोई अमर शक्ति वाला योद्धा है भी या नहीं। अगर कोई होगा भी तो हमें भागना पड़ेगा। हम राख कैसे लेंगे? शेरू ने डरते हुए कहा। आर्यवीर मुस्कुराया, बिल्कुल, हमें किसी मरे हुए अमर देवता को ढूंढना होगा। मरा हुआ अमर, वह कहाँ मिलेगा? शेरू ने पूछा। हे, जाहिर है, पुराने तरीके से। आर्यवीर मुस्कुराया। उसने अपने जूते उतारे, सिस्टम को बुलाया और तुरंत लकी आभा, लकी औरत सक्रिय कर दी। वह अमर राख के बारे में सोचते हुए अपने जूते आसमान में फेंक दिए। रास्ता पूछने के लिए जूते फेंकना, ये सबसे अच्छा और समय बचाने वाला तरीका था। 2-3 सेकंड बाद जूते जमीन पर गिरे। आर्यवीर ने लकी आभा बंद की और जूतों को देखकर दंग रह गया। जूतों की एड़ी जमीन पर थी, लेकिन जूतों का अगला हिस्सा आसमान की ओर इशारा कर रहा था। अरे तेरी, इसका क्या मतलब है? आर्यवीर हक्का बक्का रह गया। पहले तो जूते हमेशा दिशा बताते थे, इस बार वे ऊपर की ओर इशारा कर रहे थे। क्या वह राख आसमान में थी? छोटे बालक, शायद इसका मतलब है कि तुम आसमान में क्यों नहीं चले जाते? शेरू ने अपनी ठुड्डी छूते हुए गंभीरता से कहा। आर्यवीर ने अपनी आंखें घुमाईं और जूतों को गौर से देखा। नहीं, मुझे फिर से कोशिश करनी होगी। उसने दांत भींचे। सिस्टम अपग्रेड के बाद उसके पास कुछ लाख पॉइंट्स ही बचे थे। लकी आभा चलाने में काफ़ी पॉइंट्स खर्च होते थे, पर वापस जाने के लिए उसे यह करना ही था। उसने फिर से जूते फेंके। इस बार भी वही हुआ। एड़ी जमीन पर और पंजा आसमान की तरफ। क्या इस दुनिया के आसमान में सच में अमर राख है? किसने छिड़की वहाँ? महारानी अंबिका भी हैरान थीं। इसका मतलब था कि इस दुनिया में ज़मीन पर कोई अमर अवशेष नहीं थे, वे सिर्फ आसमान में ही मिल सकते थे। पर विशाल आसमान में उन्हें ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। लगता है सब खत्म हो गया। क्या वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है? आर्यवीर का चेहरा उतर गया। भाई, परेशान मत हो, अभी दूसरी सामग्री भी तो चाहिए। क्यों न पहले उन्हें ढूंढें, फिर आसमान वाला रास्ता देखेंगे। इस समय पूजा ने सुझाव दिया। उसका दिमाग काफ़ी तार्किक था। आर्यवीर ने सिर हिलाया। ठीक है, पहले देखते हैं कि 10,000 साल पुराने फूल की ओस कहाँ है। उसने फिर से लकी आभा के साथ जूते फेंके। पट, अगली बार जूते जमीन पर गिरे और उनका इशारा दक्षिण दिशा की ओर था। ये वही दिशा थी जहां मो मिंग्युआन और बाकी लोग भागे थे। शुक्र है कि ओस आसमान में नहीं है। आर्यवीर ने चैन की सांस ली। वे जंगल में आगे बढ़ने लगे। आर्यवीर बीच बीच में जूते फेंककर दिशा सुधारता रहा। 2 दिन बाद वे जंगल से बाहर निकले और सामने का नज़ारा देखकर दंग रह गए। उनके सामने एक विशाल पहाड़ था और उस पहाड़ पर एक भव्य और राजसी शहर बसा था। शहर के चारों ओर की खाई का पानी झरने की तरह नीचे गिर रहा था और चारों ओर धुंध छाई हुई थी। दूर से वह शहर किसी देवताओं के शहर जैसा लग रहा था। ओह, ये जगह साधारण नहीं है, शेरू चिल्लाया। आर्यवीर ने अपनी भौहें सिकुड़ी। क्या वह ओस इस शहर के अंदर है? लगता है किसी के पास वह ओस मौजूद है। आर्यवीर ने अपने माथे के बालों को पीछे किया और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। जहां लोग होते हैं वहां चमत्कार भी होते हैं। अब समय था कुछ नए एक्टिंग टफ पॉइंट्स कमाने का। ब्रह्मांड विस्फोट संघ, अध्याय 479। ये शहर एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था जिसकी तुलना अकेले पंचतत्व पर्वत से की जा सकती थी।
यह इतना बड़ा था कि 5 तत्व राज्यों के बराबर फैला हुआ था। आर्यवीर ने पहले कभी इतना बड़ा शहर नहीं देखा था। वह बहुत जिज्ञासु था, इसलिए उसने अपनी आत्मिक शक्ति से इसकी जांच करने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही उसकी आत्मिक शक्ति शहर से कुछ ही दूरी पर पहुंची, वह अचानक एक अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गई। यह क्या? मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई प्रतिबंधक अवरोध रिस्ट्रिक्टिव बैरियर होगा, लेकिन ये किसी चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की शक्ति जैसा महसूस हो रहा है। आर्यवीर चकित रह गया। उसने महसूस किया कि जब उसकी आत्मिक शक्ति उस अवरोध से टकराई तो उसे वैसा ही अनुभव हुआ जैसे दो चुंबक एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। दिलचस्प है। आर्यवीर के होंठों पर मुस्कान आ गई। इस जगह में उसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। शेरू भी पास आया और उत्सुकता से पूछा, छोटे बालक, क्या वह 10,000 साल पुराने फूल की ओस इसी शहर में है? क्यों न हम पूरे शहर को ही उड़ा दें और सीधे ओस निकाल लें? आर्यवीर ने सिर हिलाया। यहाँ का अवरोध बहुत अजीब है। मुझे डर है कि अगर मैंने कोई जादू किया तो वह बीच में ही रुक जाएगा। साथ ही मेरी आत्मिक शक्ति इस बल को भेद नहीं पा रही है। मुझे नहीं पता कि अंदर कोई अमर शक्ति वाला योद्धा है या नहीं। बेहतर होगा कि मैं सावधानी बरतूं, कहीं दुश्मन सतर्क न हो जाए। तो हम क्या करें? अगर हम ऐसे ही अंदर गए तो सबका ध्यान हम पर जाएगा। शेरू ने पूछा। आर्यवीर ने महारानी अंबिका की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अंबिका, तुम पूजा के साथ यहाँ मेरा इंतजार करो। मैं अंदर जाकर जांच करता हूँ, फिर तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। ठीक है। महारानी अंबिका ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, अपना ख्याल रखना। पूजा कुछ बोलना चाहती थी, वह डरी हुई थी। आर्यवीर ने हाथ हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो शायद मैं समय पर तुम्हारी रक्षा न कर पाऊं। धत, छोटे बालक, ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। शेरू ने तुरंत खुद को आगे कर दिया। इस कमीने की उत्सुकता का असली कारण शायद उसकी लालच थी। वह अंदर जाकर कुछ चोरी करके खाना चाहता था। आर्यवीर ने उसे मना नहीं किया। आखिरकार अंदर की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अगर किसी मजबूत दुश्मन से भिड़ना पड़ा तो शेरू का कठोर शरीर ढाल की तरह काम आ सकता था। कम से कम वह उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता था। अंत में शेरू ने उस छोटे कुत्ते टॉय पूडल को एक पेड़ पर फेंका और आर्यवीर के साथ उस विशाल शहर की ओर चल पड़ा। आर्यवीर दूरदर्शी था। पहचाने जाने से बचने के लिए उसने एक भेष बदलने वाली पुतली डिस्गाइज पपट का इस्तेमाल किया और अपना चेहरा थोड़ा बदल लिया। उसने अपनी आभा और को वैसा ही रखा जैसा उसके द्वारा मारे गए एक व्यक्ति का था, ताकि लोग उसे अजनबी न समझें। इस प्रकार वह आदमी और कुत्ता धीरे धीरे शहर के गेट की ओर बढ़े। शहर के गेट पर 2 गार्ड खड़े थे और दीवारों पर भारी पहरा था। सुरक्षा अत्यंत कड़ी थी। जैसे ही आर्यवीर और शेरू गार्डों की नज़रों में आए, उन्होंने उन्हें घूरते हुए भारी आवाज में कहा, अपना प्रवेश टोकन दिखाओ। प्रवेश टोकन? वह क्या होता है? मैं ब्रह्मांड विस्फोट संघ का आर्यवीर, जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। आर्यवीर ने सिर हिलाया और ठंडी आवाज में कहा, मेरी आंखों में देखो। सर। अचानक दोनों गार्ड वहीं जम गए, जैसे उनकी आत्मा खींच ली गई हो। उनकी आंखें पथरा गईं। आर्यवीर की आंखों में लपटें चमक रही थीं। उसने उनके दिमाग को एक भ्रम की दुनिया अलूसरी रेल्म में डाल दिया। फिर उसने एक गार्ड की कमर से टोकन निकाला और शेरू के साथ शान से शहर के अंदर दाखिल हो गया। बाप रे, ये चाल तो बहुत जबरदस्त है। मुझे भी सिखाओ। शेरू उत्तेजित होकर बोला। तुम चुप रहो, वरना मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। आर्यवीर ने उसे घूरा। वह इस शहर में लो प्रोफाइल रहना चाहता था ताकि यह पता लगा सके कि 10,000 साल पुराने फूल की ओस किसके पास है। शहर की बनावट साधना की दुनिया जैसी ही थी। प्राचीन इमारतें, चौड़ी सड़कें और लोगों की भीड़। हालांकि यहाँ के लोगों की शक्ति असाधारण थी। सड़कों पर घूमने वाले ज्यादातर लोग शून्य प्रशिक्षण या फॉर्मेशन सिंथेसिस स्तर के थे। कभी कभी दिव्य आपदा क्रॉसिंग कैलमिटी स्तर के योद्धा भी दिख जाते थे, लेकिन महायान ग्रेट व्हीकल स्तर का कोई नहीं दिखा। छोटे बालक, जल्दी से जूता फेंको और रास्ता पूछो। शेरू ने फुसफुसाते हुए उकसाया। आर्यवीर ने अपनी आंखें घुमाई। क्या तुम पागल हो? यहाँ इतने लोग हैं, यहाँ जूता कैसे फेंकूं? पहले कोई खाली जगह ढूंढो। वहां चलो। शेरू ने एक सुनसान गली की ओर इशारा किया। गली 2 बड़ी हवेलियों के बीच थी और बहुत सनकरी थी, लेकिन उस गली से पकवानों की धीमी खुशबू आ रही थी। कमीने, तुम बस कुछ चुरा कर खाना चाहते हो, है ना? आर्यवीर ने उसे चेतावनी दी, अंदर जाकर तमीज से रहना। शेरू ने सीने पर हाथ रखकर वादा किया, चिंता मत करो, मैं अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर हूँ। आर्यवीर ने सिर हिलाया। जब किसी का ध्यान नहीं था, वे चुपके से उस गली में घुस गए। पर जैसे ही वह अपना जूता उतारने वाला था, पास की एक खिड़की से बातचीत की आवाज़ सुनाई दी। तुम आ गए। एक महिला की आवाज़ आई। फिर एक आदमी की भारी आवाज़ आई, हाँ मैं आ गया। सच में आ गए? हाँ, सच में। आर्यवीर और शेरू एक दूसरे को देखने लगे और चुप हो गए।
कुछ सेकंड बाद आदमी ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? महिला ने जवाब दिया, अभी नहीं। आदमी, अभी भी नहीं। महिला, बस आ रही हूँ आ रही हूँ। क्या तुम आ गए? आदमी ने राहत की सांस ली, हाँ बस आ गया। तभी धप, एक जोरदार आवाज आई जैसे दरवाजा तोड़ दिया गया हो। कमीनी, तेरी यह हिम्मत, तूने मुझे धोखा दिया। एक आदमी दहाड़ा, खिड़की टूटी और एक काली आकृति बाहर कूदी। जमीन पर उतरते ही वह आकृति, आर्यवीर और शेरू एक दूसरे को देखकर दंग रह गए। वह एक सुंदर आदमी था जिसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। साफ था कि वह हड़बड़ी में भागा था। उस आदमी ने आर्यवीर और शेरू को देखा, अपनी भौहें सिकुड़ी और पलक झपकते ही गली के अंधेरे में गायब हो गया। कहाँ भाग रहा है? खिड़की से एक और भारी आवाज आई। एक हट्टा कट्टा आदमी खिड़की पर प्रकट हुआ। उसने आर्यवीर को देखा और गुस्से में चिल्लाया, अच्छा तो ये सुंदर लड़का है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की? मर जा, धत तेरी की। आर्यवीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसमें मेरा क्या लेना देना? मैं वो आदमी नहीं हूं। अचानक उस हटे कट्टे आदमी ने शेरू को देखा और चौंक गया। तुम। उसका शरीर कांपने लगा जैसे उसने कुछ असंभव देख लिया हो। फिर वह और भी भड़क गया, वाह री कुल्टा, एक सुंदर लड़के के साथ चक्कर चलाया सो चलाया, अब तूने कुत्ते को भी नहीं छोड़ा। आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। तेरी ऐसी की तैसी। शेरू पागल हो गया और अपने दांत दिखाने लगा। आर्यवीर ने उसे मुश्किल से रोका। शेरू चिल्लाया, अंधे हो क्या? किसे कुत्ता बोल रहे हो? मैं भेड़िया हूँ, बोलने वाला कुत्ता हूँ। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। उस आदमी ने फुंकार भरी। उसके हाथ धातु से ढक गए और वह खिड़की से बाहर कूद पड़ा। आ जा, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। शेरू ने बहादुरी दिखाई पर वह आर्यवीर की पीठ के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। धूम, उस आदमी ने आर्यवीर पर घूंसा चलाया। उस वार में शून्य की शक्ति महसूस हो रही थी। आर्यवीर ने अपने हाथ पीछे रखे और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बहुत धीमे, कड़क। आर्यवीर ने बड़ी आसानी से उस आदमी का घूंसा अपनी हथेली में पकड़ लिया। क्या? उस आदमी का चेहरा उतर गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका गुस्से से भरा वार इतनी आसानी से रोक लिया गया। उसे ये भी नहीं दिखा कि आर्यवीर ने कब अपना हाथ पीछे से आगे किया। वह आदमी पसीने से तरबतर हो गया और कांपती आवाज में पूछा, प्रथम राज्य नगर में तुम जैसा युवा योद्धा होना असंभव है। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि तुम्हारी पत्नी का यार मैं नहीं हूँ। वह काले कपड़ों वाला आदमी उस दिशा में भागा है। आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तब उस आदमी को समझ आया कि वह गलत था। उसने माफी मांगते हुए हाथ जोड़े, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भावनाओं में बह गया था। कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति में कोई भी बह सकता है। आर्यवीर मुस्कुराया, आह, हमारे परिवार की बदकिस्मती है। समझने के लिए शुक्रिया। उस आदमी ने फिर हाथ जोड़े। कोई बात नहीं, आर्यवीर ने विनम्रता से जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि वह आदमी राहत की सांस लेता, आर्यवीर ने दुखी चेहरा बनाकर कहा, लेकिन समझने की बात अलग है, तुम्हारी हरकत ने मेरे पालतू जानवर को डरा दिया है। इसका हिसाब तो देना होगा। देखो, ये कितना दुबला हो गया है। इसे फिर से मोटा करने के लिए बहुत सारे पौष्टिक आहार की जरूरत पड़ेगी। उस आदमी ने शेरू को देखा, जो पहले से ही गोल मटोल था, और उसके मुंह का कोना फड़कने लगा। यह इतना मोटा कुत्ता डर से दुबला कैसे हो सकता है? ये साफ साफ जबरन वसूली है। महाराज, आप किस तरह का हर्जाना चाहते हैं? उस आदमी ने समझौता करना ही बेहतर समझा। आर्यवीर मुस्कुराया, ज्यादा कुछ नहीं, बस 10,000 साल पुराने फूल की ओस के कुछ ड्रम दे दो। क्या ओस? उस आदमी को लगा जैसे उसे दिल का दौरा पड़ जाएगा। क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं खुद को बेच दूं तो भी एक बूंद नहीं खरीद सकता, और आपने ड्रम मांग लिए। अच्छा, तो तुम ओस नहीं दे सकते, फिर मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? आर्यवीर ने अपना दबदबा दिखाया। वह आदमी रोने वाला हो गया। महाराज, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। पूरा शहर जानता है कि केवल गोयल परिवार, गोयल फैमिली, डांग फैमिली की यह ओस बना सकता है। इसकी हर बूंद अनमोल है। मुझ जैसा साधारण आदमी इसे कहाँ से लाएगा? गोयल परिवार। आर्यवीर ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसने दूसरी बार यह नाम सुना था। महाराज, गोयल परिवार इस शहर का सबसे बड़ा परिवार है। शहर का सारा व्यापार और बाजार उन्हीं के नियंत्रण में है। जहां यह ओस पैदा होती है, वे उनके प्रतिबंधित क्षेत्र हैं। आर्यवीर ने सोच में डूबे होने का नाटक किया। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं उनके घर में घुसकर लूटपाट करूं? वह आदमी घबरा गया। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। उनके परिवार में कई सिल्वर स्तर के योद्धा हैं, और शायद एक गोल्ड योद्धा भी। सिल्वर, गोल्ड। आर्यवीर को हंसी आ गई। क्या ये लोग मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हैं? तभी उस आदमी ने धीरे से कहा, महाराज, अगर आपको वह होश चाहिए तो एक सीधा रास्ता है। आज रात गोयल परिवार की बेटी एक दावत दे रही है। असल में उसके पिता उसके लिए दामाद ढूंढ रहे हैं।
आप जैसे शक्तिशाली और सुंदर युवक अगर उस लड़की का दिल जीत लें तो वह उस मिलना बच्चों का खेल होगा। आर्यवीर ने ठंडी फुकार भरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसके लिए अपने शरीर का सौदा करूंगा? मैं, आर्यवीर, ऐसा कभी नहीं करूंगा। वह आदमी डर गया और माफी मांगने लगा। उसे लगा कि आर्यवीर बहुत स्वाभिमानी है। ठीक है, तुमने नेक नियति से कहा था, इसलिए मैं माफ करता हूँ। आर्यवीर ने उदारता दिखाए। तभी आर्यवीर ने फिर पूछा, वैसे वह दावत कितने बजे शुरू होगी? क्या उसमें निमंत्रण की जरूरत है? हे, मुझे ऐसे मत देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं जाना चाहता हूँ? पागल हो क्या? मैं तो बस सामान्य ज्ञान के लिए पूछ रहा हूँ। एपिसोड 480। साधारण बात। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूँ तो धिक्कार है मुझ पर। क्या ये किसी साधारण सवाल का लहजा है? हटे कट्टे आदमी के मुंह के कोने जोर से फड़फड़ाए। वह जानता था कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसके सामने खड़ा ये युवक उसे मुक्कों से मार डालेगा। मेरे प्रभु, इस भोज के लिए स्वाभाविक रूप से एक निमंत्रण की आवश्यकता होती है। हालांकि मेरे जैसे एक विवाहित व्यक्ति के लिए जो 50 वर्ष से अधिक का है, निमंत्रण पाना असंभव है, उस व्यक्ति ने जल्दी से उत्तर दिया। आर्यवीर की भौहें तुरंत तन गईं। क्या मुझे निमंत्रण पाने का कोई रास्ता खोजना होगा? ये बहुत परेशानी वाला काम है। अगर रास्ता नहीं मिला तो मैं बस लड़कर अंदर घुस जाऊंगा। तभी वह आदमी फिर बोला, युवा स्वामी, लेकिन मेरे बगल में रहने वाले कुंवर वंश भी युवा पीढ़ी की एक उत्कृष्ट हस्ती हैं। वह अभी भी अविवाहित हैं, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से निमंत्रण मिलेगा। हमारे दोनों परिवारों के संबंध आमतौर पर अच्छे रहे हैं, तो क्यों न मैं उनसे जाकर ले आऊं। ठीक है। आर्यवीर ने तुरंत अपने हाथ पीछे बांधकर खुद को वैरागी और गुणी दिखाने का ढोंग करते हुए सार्थक भाव से उत्तर दिया। वह आदमी समझ गया और मन ही मन आर्यवीर की निर्लजता को कोसने लगा। फिर भी उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, मैं अभी वहां जाता हूं। इतना कहकर वह आर्यवीर के सामने जल्दी से झुका। फिर उसने खिड़की से पीछे मुड़कर उस महिला की ओर देखा जो अभी भी कमरे में छिपी कांप रही थी, और चिल्लाया, कलमुही, कमरे में ही रह और देख, मैं वापस आकर तेरा क्या हाल करता हूँ। फिर वह आदमी चला गया, गली से होते हुए बगल के आंगन में घुस गया। इस समय आर्यवीर ने उस आदमी की पत्नी को भी देखा। वह वास्तव में सुंदर थी, एक अच्छे चेहरे और कदकाठी वाली। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई व्यभिचारी उसके साथ संबंध रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देगा। ऐसा लगा कि महिला ने आर्यवीर की नज़र को महसूस किया। उसने अचानक अपना सिर उठाया और आर्यवीर पर एक नज़र डाली। वह थोड़ी हैरान रह गई। फिर उसका चेहरा लाल हो गया और उसके चेहरे पर शर्म की एक लकीर दौड़ गई। वह आर्यवीर को देखकर शर्माते हुए मुस्कुराए, लेकिन उसकी आंखें प्रेम और आकर्षण से भरी थीं। हे भगवान! आर्यवीर तुरंत शांत नहीं रह सका। ये औरत जहरीली है। अभी अभी उसके पति को पता चला कि उसका किसी पुरुष के साथ चक्कर है, और अब वह इतनी बेशर्मी से इस महान आर्यवीर को रिझाने की हिम्मत कर रही है। नहीं, इस आर्यवीर को उस आदमी की ओर से इस औरत को सबक सिखाना ही होगा। ये सोचकर आर्यवीर ने तुरंत अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं और खिड़की पर चढ़ने ही वाला था। युवा स्वामी! अचानक उस आदमी की आवाज़ गूंजी। आर्यवीर ने तुरंत अपनी हरकत रोक दी। वह शालीनता से मुड़ा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या विचार है? वह आदमी हाथ में निमंत्रण लिए दौड़ता हुआ आया। उसने खुशी खुशी कहा, सौभाग्य से मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मुझे निमंत्रण मिल गया है। लगता है तुम काफी लोकप्रिय हो। तुमने इतना कीमती निमंत्रण ऐसे ही कैसे स्वीकार कर लिया? आर्यवीर चौंक गया और मुस्कुराते हुए पूछा। उस आदमी ने सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, इसके लिए स्वाभाविक रूप से कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। इसके अलावा कुंवर वंश भी जानते हैं कि उनकी शक्ति सीमित है और सुश्री अंबिका केवल एक ही हैं। भले ही वह जाएं, निश्चित रूप से उनकी बारी नहीं आएगी। क्या तुम ये कह रहे हो कि मुझे अपनी भलाई बुराई का पता नहीं है? आर्यवीर ने तुरंत उपहास किया। उस आदमी के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और सफाई दी, युवा स्वामी, मुझे गलत न समझें। मेरा मतलब बिल्कुल भी वह नहीं था। मैं तो बस कुंवर वंश की बात कर रहा था। मैं उद्धरण चिन्ह। ठीक है, बकवास मत करो। क्या मैं तुम्हें इतना कंजूस व्यक्ति दिखता हूँ? आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा और उस आदमी के हाथ से निमंत्रण लेने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन इस समय आर्यवीर ने पाया कि उस आदमी के हाथ में निमंत्रण के अलावा एक छोटी पुस्तिका भी थी। अरे, यह क्या है? आर्यवीर ने उत्सुकता से पूछा। वह आदमी एक पल के लिए ठिठका और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, युवा स्वामी, ये वह पुस्तिका है जो कुंवर वंश ने मेरी पत्नी को दी है। मैंने इसे देखा और बस उसने उसे एक छोटा सा काम सौंपा है। लेकिन ये थोड़ा अजीब है। बैंगनी कंगन इतना कीमती है। उसने मेरी पत्नी को इसे उसके लिए लेने को क्यों कहा? और वह भी दौदू के आदेश पर। जैसे ही वह आदमी बोला, उसने पुस्तिका खोली और उस पर लिखे शब्दों को देखा। उसका चेहरा संदेह से भरा था, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि उसने इसे दिल पर लिया है।
आर्यवीर ने भी लापरवाही से उस पर नजर डाली। पुस्तिका पर शब्दों की केवल एक छोटी पंक्ति थी, दौदू ने तुमसे मेरे लिए बैंगनी कंगन लाने को कहा है। हे भगवान! आर्यवीर तुरंत चिल्लाया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। धिक्कार है, इतना सरल कोड, यह आदमी इसे कैसे नहीं समझ पाया? वह इतना मूर्ख कैसे हो सकता है कि किसी के लिए यह पुस्तिका पहुंचाने में मदद करे? युवा स्वामी, क्या हुआ? वह आदमी आर्यवीर की हरकत से चौंक गया और विस्मय भरे चेहरे के साथ पूछा। आर्यवीर ने सहानुभूति भरे चेहरे के साथ सिर हिलाया। जाहिर है, यह आदमी एक सीधा साधा इंसान था। नौजवान, क्या हुआ? क्या बात है? शेरू भी उसके पास आया और उत्सुकता से पूछा। आर्यवीर ने शेरू पर एक नज़र डाली। यह मूर्ख सीधा नहीं, बल्कि वास्तव में बेवकूफ़ था। उसने उसे नज़रअंदाज किया और सीधे उस आदमी की ओर देखा। उसने सहानुभूतिपूर्वक कहा, तुमने इस तरह की पुस्तिका कितनी बार पहुंचाई है? अरे, अतीत में ये हमेशा राजधानी भवन द्वारा भेजी जाती थी। इस बार मैं खुद गया और इसे ले आया। युवा स्वामी, क्या बात है? क्या इस पुस्तिका में कुछ गड़बड़ है? वह आदमी उत्सुक दिख रहा था। आर्यवीर कड़वाहट से मुस्कुराया। क्या तुम्हें नहीं लगा कि इस पुस्तिका में कुछ गलत है? यह इतनी सरल बात है, क्या तुम इसे देख नहीं सकते? वह आदमी थोड़ा हतप्रभ रह गया। उसने बार बार पुस्तिका को देखा, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया। शेरू भी उसी बेवकूफ़ी भरे चेहरे के साथ चिल्लाया। आर्यवीर ने शांति से कहा, इसे दाईं से बाईं ओर पढ़ने की कोशिश करो। उल्टा, वह आदमी सदमे में सिर हिलाते हुए इसके बजाय पढ़ने लगा, सुनहरा कंगन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दौदू। शेरू ने अंतिम 2 शब्द जोड़ दिए। तुरंत वह आदमी दंग रह गया। वह अपनी जगह पर जड़ होकर खड़ा रहा। फिर उसका शरीर कांपने लगा और क्रोध और हत्या की मंशा की एक लहर दौड़ गई। जाहिर है, वह आखिरकार पुस्तिका का छिपा हुआ अर्थ समझ गया था। पूरा वाक्य उल्टा पढ़ने पर था, आज आधी रात को मैं तुम्हारा वस्त्र उतारने में तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसे खुले और साहसिक शब्दों ने उस आदमी को गुस्से से पागल कर दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी पत्नी का यार उसका पड़ोसी है। इसके अलावा वह कुंवर वंश था जो कई सालों से उसका दोस्त था। नहीं, असंभव। जो व्यक्ति अभी बाहर भागा था वह बिल्कुल भी कुंवर वंश जैसा नहीं लग रहा था। उस आदमी ने अविश्वास में कहा। आर्यवीर ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। हालांकि शेरू सीधे तौर पर चिल्लाया, धिक्कार है, इसका मतलब है कि तुम्हारी औरत के एक से ज्यादा यार हैं। क्या? वह आदमी चौंक गया। उसकी आंखें गुस्से और दुख से फैल गईं। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वह किसी की जान लेना चाहता हो। कलमुही, धमाका! तुरंत वह आदमी कमरे में घुसा और महिला को पकड़ लिया। वह गुस्से में चिल्लाया, मुझे बता, तेरे कितने यार हैं? तूने कितने लोगों को लुभाया है? मैं। महिला घबरा गई। उसने चारों ओर देखा और अंत में अपनी आंखें आर्यवीर पर टिका दीं। साथ ही उसने अपना हाथ उठाया। हे भगवान, क्या तुम इस आर्यवीर को फंसाने की कोशिश कर रही हो? आर्यवीर ने ठंडी सांस भरी। उसने पहल की और चिल्लाया, नेक इंसान, मुझे कुछ निष्पक्ष कहने दो। चूंकि मामला अब यहाँ तक आ गया है, मुझे उम्मीद है कि तुम शांत हो जाओगे और उसे गाली नहीं दोगे। इतना कहकर आर्यवीर थोड़ा रुका। कमरे में उस आदमी और महिला ने भी उनकी ओर देखा। उनकी हैरान नज़रों के बीच आर्यवीर शेरू के साथ मुड़ा और लापरवाही से कहा, कृपया इसे जान से मार डालो। ... अंततः आर्यवीर और शेरू गली से चले गए। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह आदमी अंत में क्या करेगा, न ही उसे इस बात की परवाह थी कि वह महिला या बगल वाला कुंवर वंश क्या करेंगे। किसी भी स्थिति में वह बस चुपचाप आया और चुपचाप चला गया। अपनी आस्तीन के एक झटके के साथ वह केवल एक निमंत्रण पत्र अपने साथ ले गया। बाकी मेरा काम नहीं है। हे भगवान, छोटे बच्चे, तुम्हें कैसे पता चला कि उस निमंत्रण पत्र के शब्द गलत थे? ये कमाल है। शेरू ने आर्यवीर के पीछे चलते हुए आश्चर्य से कहा। ब्रह्मांड विस्फोट संघ में ऐसा कौन है जो इतने पुराने मजाक को नहीं समझ सकता? आर्यवीर ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ गया। मैं भी ब्रह्मांड विस्फोट संघ का सदस्य हूँ। मुझे ये क्यों नहीं पता? अरे छोटे बच्चे, रुको, मुझे साफ साफ बताओ। आदमी और कुत्ता चले गए। रास्ते में आर्यवीर ने निमंत्रण पत्रों को देखा और अंबिका परिवार के भोज के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। वहाँ कुछ शिष्ट कार्यक्रम थे, जैसे कविताएं और दोहे सुनाना, वीणा बजाना और एक दूसरे के साथ गाना और युद्ध कला के माध्यम से मित्र बनाना। आर्यवीर के लिए ये चीज़ें कुछ भी नहीं थीं। उसके पास सिस्टम था, वह जो चाहे कर सकता था। एकमात्र चीज़ जिसने उसे हैरान किया वह ये थी कि निमंत्रण पत्र के अंत में लिखा था कि सभी प्रतियोगिताओं में कोई हार जीत नहीं होगी। यह अजीब है। अगर कोई हार जीत नहीं है तो प्रतियोगिता का क्या मतलब? ये कैसा विवाह है? आर्यवीर उलझन में था। शेरू ने निमंत्रण पत्र को देखा और उत्सुकता से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि यह भावनाओं पर निर्भर करता हो? चेहरे पर आर्यवीर हैरान हुआ। क्या इसका मतलब है कि मैं निश्चित रूप से जीतूंगा? हे भगवान, फिर मैं भी भोज में भाग लेना चाहता हूँ।
शेरू ने गर्व से अपने सिर के बालों को छुआ, लेकिन अगले ही पल उसने अपना पंजा नीचे कर लिया, अपना चेहरा सिकोड़ लिया और गुस्से में चिल्लाया, धिक्कार है, ये खिलौना पूडल पागल है। इसने मेरे सिर पर ढेर सारा शैम्पू लगा दिया और उसे धोया तक नहीं। छोटे बच्चे, पहले मुझे बाल धोने ले चलो। बकवास, तुम्हारा शैम्पू जीवित है, तुम इसे धो नहीं सकते, आर्यवीर ने उत्तर दिया। क्या, जीवन वाला शैम्पू? शेरू चौंक गया और पागलों की तरह हंसने लगा। दुनिया में वास्तव में ऐसा शैम्पू है? 666। अगर ये देवता इसे खा लें तो क्या यह एक महान पूरक नहीं होगा? मत करो, उद्धरण चिन्ह। जैसे ही आर्यवीर चिल्लाया, शेरू ने पहले ही अपने पंजे अपने मुंह में डाल लिए थे। हे भगवान, आर्यवीर को तुरंत मचली महसूस हुई। उसने अपना माथा ढांक लिया। दृश्य बहुत ही सुंदर था। वह इसे और नहीं देख सकता था। वह मुड़ा और चला गया। हाथ में निमंत्रण पत्र लिए उसने अंबिका परिवार के स्थान के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। हालांकि अंबिका परिवार को ढूंढना बेहद आसान था। ये शहर के ठीक बीच में स्थित था और इसका महल किसी भी अन्य इमारत से ऊंचा बना था। ये सोने और रत्नों से जगमगा रहा था और प्रभावशाली था। जब आर्यवीर और शेरू गेट पर पहुंचे तो उन्होंने अंबिका कुल की इमारत की ओर देखा और चकित हुए बिना नहीं रह सके। धिक्कार है, जापान का लौह स्तंभ भी इतना ऊंचा नहीं है। क्या वे इतनी ऊंची इमारत बनाकर गिरकर मरने से नहीं डरते? शेरू चिल्लाया। इन दिनों गिरकर मरने से कौन डरता है? आर्यवीर हल्की मुस्कान के साथ बोला। दूर से देखने पर अंबिका परिवार की इमारत वास्तव में प्रभावशाली थी। वह बादलों को छू रही थी। उसने आगे कदम बढ़ाया और अपना निमंत्रण पत्र थमा दिया। जल्द ही एक सेवक ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इमारत में प्रवेश करने से पहले उन्हें एक विशाल आंगन से गुजरना पड़ा। आंगन में एक तालाब, एक जल मंडप, एक कृत्रिम पर्वत और विचित्र चट्टानें थीं। आसपास की दीवारों और छतों पर भयानक जीव उकेरे गए थे। उनके पंजे और दाढ़ी हवा में लहरा रहे थे। वे इतने सजीव थे कि लगता था वे किसी भी समय आकाश में उड़ जाएंगे। कुंवर वंश, मैं आपको बस यहीं तक ले जाऊंगा। कृपया अपना ध्यान रखें। जल्द ही आर्यवीर और शेरू महल में पहुंच गए। उन्हें विदा करने के बाद सेवक अन्य मेहमानों का स्वागत करने के लिए जल्दी से चला गया। इस बार भोज में कई कुलीन युवक शामिल हुए थे। इसके अलावा प्रथम क्षेत्र नगर इतना बड़ा था कि सेवक बहुत व्यस्त थे, चाहे वे कितने भी क्यों न हों। आर्यवीर के इमारत में कदम रखने से पहले ही उसने पाया कि अंदर बहुत से लोग थे। महल की सजावट असाधारण रूप से भव्य थी, जिसमें सुनहरी छत और रंगीन पत्थर की दीवारें थीं। फर्श रेशमी कालीनों से ढका था। वहाँ कई छोटी मेजें थीं जिन पर हर तरह के जलपान रखे थे। जब मेहमान आए तो उन्होंने बैठने के लिए जगह ढूंढी और एक दूसरे से बातें करने लगे। आर्यवीर ने सामने के पास एक सीट ढूंढी, लेकिन वह बहुत ज्यादा ध्यान खींचने वाली नहीं थी और बैठ गया। इस तरह की सीट दिखावा करने के लिए थी। यदि वह लो प्रोफाइल रहना चाहता तो उसे आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता था। यदि वह एक ही शानदार कारनामे से दुनिया को चकित कर सके तो वह उपस्थित सभी लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। शेरू और भी सीधा था। जैसे ही वह आया उसने कुछ नहीं कहा और सीधे जलपान की ओर झपटा। उसने भूखे भेड़िए की तरह उन्हें खाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद हॉल में और भी लोग जमा हो गए। वे सभी सुंदर युवक थे। ये स्पष्ट था कि उनमें से प्रत्येक काफी शक्तिशाली था और यहाँ तक कि असाधारण पृष्ठभूमि वाला भी था। आर्यवीर पूरे समय तटस्थ रहा। वह अपनी आंखें बंद करके आराम करने के लिए वहां बैठा रहा। किसी ने भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इस हॉल में उसके जैसे बहुत से लोग थे जो रौब झाड़ रहे थे। 1 घंटे से अधिक समय के बाद महल का हॉल लगभग लोगों से भर गया था। एक दासी बाहर आए और स्पष्ट स्वर में बोली, अपनी स्वामिनी की ओर से मैं आने के लिए आप सभी कुलीन युवकों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब भोज शुरू किया जाए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, केंद्र से अचानक एक सुंदर आकृति बाहर आई। हालांकि जालीदार पर्दा नीचे लटका हुआ था, जिससे एक धुंधला और रहस्यमय वातावरण बन गया था। कोई केवल आकृति देख सकता था, असली व्यक्ति को नहीं। पर्दे के हुक के बगल में इत्र की थैलियों की लड़ियां लटकी हुई थीं, जिनसे नाजुक खुशबू की धाराएं निकल रही थीं, जिससे व्यक्ति तरोताजा महसूस कर रहा था। दूसरे लोग शायद कुछ न देख पाएं, लेकिन आर्यवीर अलग था। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को केंद्रित किया, अपनी आंखें सिकुड़ी और सीधे जालीदार पर्दे के पीछे सब कुछ देख लिया। फिर वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। जालीदार पर्दे के पीछे एक सुंदर, अत्यंत तेजस्वी युवती बैठी थी। स्वभाव और रूप के मामले में वह नंदिनी और अन्य लोगों से रत्ती भर भी कम नहीं थी। हालांकि उसका स्वभाव बहुत शांत और शालीन था, जिसमें थोड़ी मासूमियत और कोमल की झलक थी। आर्यवीर मदद नहीं कर सका, लेकिन जल्द से जल्द चारों महाद्वीपों में वापस जाना चाहता था। चून की कोमल पुनर्जीवित हो गई थी। वह दक्षिण महाद्वीप के रहस्यमय क्षेत्र में साधना कर रही थी। उसने अभी तक उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। अब जब उसने अंबिका परिवार की इस अनमोल बेटी को देखा तो आर्यवीर कोमल को याद किए बिना नहीं रह सका। युवा स्वामियों, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।
आज का भोज ज्ञान के आदान प्रदान के लिए है। यहाँ हर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है। मेजबान के रूप में मैं सबसे पहले एक कविता प्रस्तुत करूंगी। इस समय अंबिका परिवार की बेटी ने जालीदार पर्दे के पीछे से सुलेख का एक पुलिंदा निकाला और दासी को थमा दिया। दासी किताब लेकर बाहर आए और कविता पढ़ी। क्षण भर में हॉल के सभी मेहमानों ने तालियां बजाईं और अनगिनत प्रशंसाएं की। केवल उसी स्थान पर बैठे आर्यवीर ने उदासीनता और रूखेपन से अपना सिर हिलाया। मैंने सुना है कि सुश्री अंबिका बहुत ज्ञानी हैं। आज मैंने आखिरकार इसे अपनी आंखों से देख लिया। मैंने भी हाल ही में एक कविता लिखी है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें सुश्री। इस समय एक युवक शालीनता से खड़ा हुआ। फिर उसने कविता पढ़ना शुरू किया। सभी लोग उसे शांति से सुन रहे थे। जब उसने कविता पढ़ना समाप्त किया तो पूरे हॉल ने फिर से तालियां बजाईं। केवल आर्यवीर अभी भी अपना सिर हिला रहा था। उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे दो शब्द लिखे हों कचरा। कुछ पलों के बाद कोई खड़ा हुआ और फिर से कविता पढ़ने लगा। इस बार यह एक अच्छी कविता थी। कई लोग खड़े हुए और तालियां बजाईं। हालांकि आर्यवीर अभी भी अपना सिर हिला रहा था। उसके बाद चाहे कोई भी कविता पढ़े, आर्यवीर बस अपना सिर हिलाता और तिरस्कारपूर्वक उपहास करता। कई लोगों ने उसकी हरकतों पर ध्यान दिया, लेकिन उन्होंने उस पर गौर नहीं किया। उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया और किसी ने उसे डांटा नहीं। अचानक आर्यवीर उलझन में पड़ गया। इसका क्या मतलब है? क्या आप सभी इतने खुले विचारों वाले हैं? यह आर्यवीर इतनी जोर से अपना सिर हिला रहा है। ऐसा स्पष्ट उपहास। तुम लोग मुझे डांट क्यों नहीं रहे? मैं कैसे दिखावा करूं और तुम्हारे चेहरे पर तमाचा मारूं? अगर तुम लोग ऐसा व्यवहार करोगे तो क्या तुम अभी भी मेरा सम्मान चाहते हो? लगता है मुझे और भी जोरदार तरीके से दिखावा करना होगा, आर्यवीर ने अपने मन में फुसफुसाया। जब वह खड़ा होने ही वाला था, जालीदार पर्दे के पीछे से सुश्री अंबिका की आवाज़ आई। आप सभी वास्तव में बहुत ज्ञानी हैं। मैंने आज बहुत कुछ सीखा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये सुनकर आर्यवीर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। धिक्कार है, बस इतना ही। मुझे दिखावा करने का समय भी नहीं मिला। ये खत्म कैसे हो सकता है? क्या इसका मतलब है कि मैं दिखावा करने में असफल रहा? आप सभी। इस समय सुश्री अंबिका ने फिर से अपना मुंह खोला। उसकी आवाज़ सुरीली और मधुर थी। मेरा मानना है कि आप सभी जानते हैं कि मुझे हमेशा संगीत पसंद रहा है। क्यों न हम वीणा की धुन पर अपने विचारों का मिलान करें? मुझे आश्चर्य है कि आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं। उसके सवाल का जवाब हॉल के सभी लोगों ने दिया। ठीक है, वास्तव में मुझे भी संगीत पसंद है। हाँ, मुझे भी संगीत के बारे में थोड़ा बहुत पता है। आज मैं अपनी कला दिखा सकता हूँ। सुश्री अंबिका, क्या मैं आपसे पहले एक गाना बजाने के लिए कहने की धृष्टता कर सकता हूँ ताकि हम उससे सीख सकें? सही, बिल्कुल सही। सुश्री अंबिका, मैं गंभीर रूप से बीमार हूँ और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। मैं मरने से पहले आपका एक गाना सुनना चाहूँगा ताकि मैं शांति से मर सकूँ। वहाँ मौजूद लोग एक के बाद एक चिल्लाए। आर्यवीर इस बार खाली नहीं बैठा। जब सुश्री अंबिका ने संगीत पर चर्चा करने का प्रस्ताव रखा तो उसने पहले ही सिस्टम को बुला लिया था और गानों की एक किताब खरीदने के लिए सिस्टम स्टोर में प्रवेश किया था। मैंने अभी कविता का अवसर गंवा दिया। मैं इस बार संगीत का अवसर नहीं गंवा सकता। चूंकि ये लोग मेरे चेहरे पर तमाचा नहीं मारना चाहते, इसलिए इस आर्यवीर को ये खुद करना होगा। आज कोई भी मुझे दिखावा करने से नहीं रोक सकता। मैंने संगीत में अपना लोहा मनवाने का मन बना लिया है।